तो फसल बेचकर इस गांव की पूरी मंडी पर कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन आपका सपना तो अधूरा रह गया। रविशंकर बैठ गया। हाँ, सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन इस फसल के जलने से मेरे बाकी कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। रविशंकर नाराज होकर हवेली के एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन कौशल्या रविशंकर के पास आई। अब मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। रविशंकर ने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखा। बकवास मत करो, मेरा नुकसान हो गया है और तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूँ। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। एक ही उपाय है, हमारी हवेली में आपके पूर्वजों का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। अगर उस कबाड़ को इकट्ठा करके बाजार में बेच देंगे तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। रविशंकर मुस्कुरा दिया। क्या बात है, तुम्हारी खोपड़ी तो लोमड़ी की तरह काम करने लगी है। चलो, शुभ काम में देरी नहीं करते। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ हवेली के अंदर कबाड़ खोजने लगा। खोजते खोजते वे एक ऐसे कमरे में पहुँचे जो काफी समय से बंद पड़ा था। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। रविशंकर ने ऊपर देखा, वहाँ एक पंखा लटका हुआ था। इसे चला कर देखता हूँ, शायद चल जाए तो कुछ राहत मिले। रविशंकर ने पंखा चला दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खेत के जलने से मुझे कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। काश ये नुकसान नहीं होता, काश 10 लाख रुपए का इंतजाम ऐसे ही हो जाता। रविशंकर इतना कह ही रहा था कि अचानक चलते पंखे से नोट गिरने लगे। कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, ये पंखा तो जादू ही निकला। हाँ कौशल्या, मैं भी अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी हवेली में ऐसा जादुई पंखा भी है। कुछ ही देर में नोट गिरना बंद हो गए। रविशंकर और कौशल्या ने मिलकर पैसों की गिनती की। ये तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये पंखा इच्छा पूरी करने वाला पंखा है। मैंने कुर्सी पर बैठते समय 10 लाख रुपए ही मांगे थे और देखो, पूरे 10 लाख मिल गए। रविशंकर खुशी खुशी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जब भी रविशंकर को कारोबार में नुकसान होता,